ओसवाल का सैंपल पेपर हम सॉल्व करते हैं। इस ओसवाल बुक का जो पहला सैंपल पेपर है इसका मैं एक पार्ट सॉल्व कर चुका हूं। एक पार्ट में मैं 1 से लेकर 20 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता चुका हूं। इस वीडियो में हम 21 से जो भी 37 क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो है ये पार्ट बी है। पार्ट ए जो है आप इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 to 20 तक तो मैं बता चुका हूं पार्ट ए में, और ये पार्ट बी है। देखिए 21 क्वेश्चन है, इनुमरेट द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के एडवांटेज बताना है। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि मिक्स फार्मिंग किसे बोलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहीं एक खेत है, एक जमीन है, एक जमीन में अगर यहीं पे गेहूं बोया जा रहा है, वीट बोया जा रहा है, साथ ही में इसमें ये आपका सरसों मस्टर्ड बोया जा रहा है, सरसों का तेल जो होता है मस्टर्ड बोया जाता है, तो एक ही साथ एक ही टाइम दो फसलों की उपज जब होती है उसी को हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ऐसे फार्मिंग को हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। अब देखिए मिक्स फार्मिंग आपको समझ में आ गया। जब एक ही टाइम पे एक ही जमीन पे कई तरह के फसल बोए जाए उसे हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। इसके एडवांटेज बताना है कि क्या फायदा होते हैं। एडवांटेज देखिए मैं बस आपको पॉइंट दे दूंगा, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देना। एक एडवांटेज क्या होगा इसमें, कंप्लीट, देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा मिक्स फार्मिंग का कि कंप्लीट क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर मतलब जैसे आप किसी मान लीजिए कि गेहूं और सरसों का, वीट और मस्टर्ड का आपका खेती किया गया, वीट खराब हो गई, वीट में कोई रोग लग गया, गेहूं के फसल में कोई रोग लग गया, तो कंप्लीट फेलियर नहीं होगा। वीट तो खराब हो जाएगी, गेहूं तो खराब हो जाएगी, लेकिन मस्टर्ड मतलब सरसों की उपज तो होगी ना, इसलिए कंप्लीट फेलियर नहीं होगी, कंप्लीट क्रॉप फेलियर नहीं होगी। अगर हम मिक्स फार्मिंग करेंगे तो कंप्लीट क्रॉप फेलियर नहीं होगी। एक पॉइंट को आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा इससे कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो उपज होती है वो इंक्रीज होती है। कैसे, देखिए आप लोग सुने होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी जमीन पे या तो वीट बोया जा रहा है, फिर या तो उसमें ये बोया जा रहा है, या तो गेहूं बोया जा रहा है, नहीं तो उसके बाद सीजन होने के बाद राइस चावल बोया जा रहा है, धान बोया जा रहा है। लेकिन जो बोलते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि हमें इसमें लेगुमिनस प्लांट भी बोलना चाहिए। लेगुमिनस प्लांट की क्या होते हैं, लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं जैसे पल्सेस होते हैं, सेरल्स होते हैं, जो सेरल्स जो दाल से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे अरहर की दाल, ग्राम चने की दाल, उसमें क्या होती है, जैसे इनकी जो रूट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाई जाती हैं। तो ऐसे हमको रोटेट करने के बोलना चाहिए। रोटेट करके बोने के वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आते हैं। अगर आप एक ही तरह के फसल बोएंगे तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन आप कभी वीट बो दिए जमीन में, उस खेत में, फिर लेगुमिनस प्लांट मतलब अरहर बो दिए तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्रॉप फेलियर नहीं होगा, फिर इससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख लीजिएगा। जैसे ये लेगुमिनस प्लांट वाला एग्जांपल हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सभी को काम मिलता है, वर्क। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्क टू ऑल फैमिली मेंबर। वर्क टू ऑल फैमिली मेंबर, जब अलग अलग के आप तरह के पौधे बोए जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए किनारे किनारे अगर इसमें सनफ्लावर के बीज डाल दिए, सनफ्लावर भी होने लगा है, बीच में गेहूं है, सरसों है, तो ऐसे करके जैसे घर की लेडीज जो है उसमें से हनी निकालने का काम करेंगी, उसको सुखाने का काम करेंगे, जो जेंट्स होंगे वो और काम करेंगे। तो इससे ऑल फैमिली मेंबर को कंप्लीट काम मिलती है। फिर नेक्स्ट इसमें फैमिली के नीड पूरी होती है। फैमिली की नीड पूरी का मतलब कि इससे हम बैलेंस डाइट पाते हैं। बैलेंस डाइट आप जानते हैं ना, कि जब हमारे खाने में सब कुछ हो, जब हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, ये सब पाए जाएं तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो देखिए अगर हम गेहूं भी बो दिए, धान भी बो दिए और पल्सेस भी बो दिए, सरसों का दाना भी बो दिए, तो जब सब कुछ होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो उपज निकलेगी, एक तो सभी मेंबर उसी में बिजी हो जाएंगे काम करने में, फिर जो खाना खाएंगे हम उससे
हमारे खाने फैमिली की नीड को पूरा करेगा, उसमें बैलेंस डाइट रहेगा। तो ये इससे फायदे हैं। मिक्स फार्मिंग से फायदा क्या है? फसल पूरी फसल खराब होने की चांसेस कम है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, सबको काम मिलेगा और बैलेंस डाइट हमारे फैमिली को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट। देखिए आ रहा है ना, या तो ऊपर वाला करना है नहीं तो नीचे वाला। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेम वन इटालियन वी वेराइटी। इटालियन वी वेराइटी का नाम देना है। आल्सो जस्टिफाई द यूज ऑफ इटालियन वी फॉर हनी प्रोडक्शन गिविंग टू रीजन। देखिए इटालियन वी वेराइटी है ना, क्या है? देखिए मैंने फिगर बनाया ये इटालियन वी वेराइटी का, इसका नाम पूछ रहा है। इसका नाम जो पूछ रहा है, देखो इसमें फर्स्ट ए आंसर दे रहा हूं, नेम इटालियन वी वेराइटी ना, तो इसका आप नाम दे सकते हैं। इसका नाम होता है एपिस, APIS, एपिस, और मेली, एपिस मेलीफेरा। इसका नाम क्या है? इटालियन वी वेराइटी का नाम है एपिस मेलीफेरा। फिर आगे है आल्सो जस्टिफाई द यूज ऑफ इटालियन वी फॉर हनी प्रोडक्शन गिविंग टू रीजन। आपको बताना है कि क्यों इसकी जो इसका बताना है कि इटालियन वी वी है हनी प्रोडक्शन के लिए क्यों ये यूजफुल हैं। तो देखिए इसका मैं रीजन बता रहा हूं क्यों। इसमें देखिए एक पार्ट ए का तो ये हो गया, फिर इसमें देखिए और बता रहा हूं इसमें इसका रीजन, दो रीजन देना है तो दूसरी एक रीजन आप दे सकते हैं इसमें कि जो ये हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है इसकी हाई होती है। रीजन क्या हो जाएगा? इट हैज़ हाई हनी। जो ये मधुमक्खी होती है ना इटालियन बी वेराइटी की, ये हाई हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है। ये हनी को बहुत ही ज़्यादा, मध को बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट करती है। इसके पास कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसमें दो बोलना है ना, दो रीजन बताना है क्यों इसी का हम यूज करेंगे, ये अच्छे होते हैं। एक तो हनी जो मध होती है उसको अच्छे से कलेक्ट करती है, और दूसरा इसका रीजन होता है कि ये स्टिंगलेस होती है, ये डंक नहीं मारती है। इसके जैसे ये अगर ये आपको काटेगी तो वहां पे सूजेगा नहीं, इसके पास स्टिंगलेस होती है। दो प्रॉपर्टी इसकी पूछ रही है ना, एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये अच्छे से हनी कलेक्ट करती है, हाई हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है इसके पास, और दूसरे ये स्टिंगलेस होती है। ये तो ए पार्ट के आंसर हो गए। बी में देखिए स्टेट वन फैक्टर विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस। आपको एक फैक्टर बताना है जिससे मध की जो हनी है उसकी प्रोड्यूस में जो अफेक्ट करे। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप इसमें कोई भी एक फैक्टर दे सकते हैं। जैसे कि एक तो फैक्टर हो जाएगा मेन क्लाइमेट का, जैसे जो मान लीजिए कि सनफ्लावर से निकाला जा रहा है मध, तो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है कि जिस फैक्टर में, जिस क्लाइमेट में वो हो सके वैसा उसको वेरिएशन मिलना चाहिए। और दूसरा जो हो गया पोलेन टाइप, कैसा उस पर पोलेन गिराया गया है। तो आप इसमें जैसे एक फैक्टर बताना है ना, मैं दो दिया हूं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। या तो क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा हनी के प्रोडक्शन पे, या फिर पोलेन, कैसा उस पे पोलेन गया है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज सोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया गया ना, देखिए नीचे टाइम दिखा रहा है कि ये 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जा रहा है। तो इसमें बताना है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट है स्टेट द काइंड ऑफ मोशन। आपको बताना है कि किस तरह का मोशन इसमें हो रहा है फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी। देखिए हमें बताना है ए टू बी बताना है कैसा मोशन है, और बी टू सी बताना है कि किस तरह का मोशन है। देखिए ए टू बी, देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 सेकेंड में 40, 5 सेकेंड में यहां पे 40 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड, 25 सेकेंड में यहां पे बी तक 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऐसे इससे क्या बोलते हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक ही रफ्तार से बढ़े, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ए टू बी कैसा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म। और बी टू सी देखिए यहाँ पे 30 सेकेंड में क्या नीचे आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड से हो गया, यहाँ पे आपका 10 मीटर पर सेकेंड से हो गया, 40 सेकेंड में ये बी से सी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मोशन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका आंसर हो जाएगा। ए टू बी यूनिफॉर्म मोशन और बी टू सी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन
हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसमें सेकेंड पार्ट है ना, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एसिलेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इसमें सेकेंड पार्ट है, इसमें बताना है कि आपको इस ग्राफ में पार्ट आइडेंटिफाई करना है जहां पे जीरो एसिलेशन हो रहा है। कहां पे? देखिए जीरो एसिलेशन कहां पे होगा? देखिए एसिलेशन किसे बोलते हैं? एसिलेशन हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे बोल रहा है कि मतलब एसिलेशन जीरो है। एसिलेशन क्या है? जीरो है। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी के चेंज क्या होना चाहिए? वो भी वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो वेलोसिटी कहाँ चेंज नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपका ए से बी तक थोड़ी भी चेंज नहीं हो रही है, ऐसे सीधे जा रही है ना, ए से बी तक ये सीधी जा रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? एसिलेशन कहाँ पे जीरो होगा पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ए टू बी क्या हो जाएगा? एसिलेशन जीरो हो जाएगा। रीजन पूछ रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए टू बी वेलोसिटी क्या है? ए टू बी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 23, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग आयन। आपको इसका फार्मूला लिखना है। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए इसको ये कैसे करेंगे, ये क्रोमियम 3+ है और यहाँ पे SO4 2- है। कैसे करते हैं? इसका चार्ज यहाँ पे चला जाता है और इसका चार्ज यहाँ पे चला जाता है। मतलब आप जब लिखेंगे CrSO4 तो इसका चार्ज क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा Cr2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसका चार्ज 3 है ना, तो ये SO4 पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो यही इसका फार्मूला है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, ये Pb, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये Pb2 पॉजिटिव है और यहाँ पे नाइट्रेट है, NO3 1 नेगेटिव है। अब देखिए क्या होगा, सेम इसका चार्ज यहाँ चला जाएगा, इसका चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, Pb का चार्ज यहाँ पे और NO3 का चार्ज यहाँ पे। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, Pb है और यहाँ पे NO3 है, तो देखिए Pb का चार्ज कहाँ चला जाएगा? NO3 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और NO3 का चार्ज यहाँ पे 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही दोनों के फार्मूले हो गए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसमें 23 का और देखते हैं। 23 के और देखेंगे, यहाँ पे बताना है एटम और मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या होता है। क्या बताना है? एटम और मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या होता है। देखिए ये तो सिंपल है, एटम मॉलिक्यूल्स में अंतर हम बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना इसको अच्छे से, मैं आपको बस इसमें हिंट दे रहा हूं। देखिए एटम किसे बोलते हैं? एटम जो होती है यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? देखिए एटम क्या होती है, दो मैं दे रहा हूं। देखिए एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये किसी भी एलिमेंट का, एनी एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपका किसी भी कंपाउंड का। अब देखिए अच्छे से समझिए, एलिमेंट में आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये इस एलिमेंट के पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट होता है ना, तो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। वही कंपाउंड में आपका पानी H2O क्या है? कंपाउंड है। H2SO4 क्या है? कंपाउंड है। तो इसके एक पार्टिकल को, इसके छोटे से छोटे पार्टिकल को, कंपाउंड के छोटे से छोटे पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वही एक एलिमेंट के छोटे से छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, यह मे और मे नॉट प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये खुले अकेले में नहीं रह सकते हैं। हाँ, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जबकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से ये एग्जिस्ट करते हैं। और एटम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें पार्ट है,
कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास में अंतर क्या होता है हमें बताना है। देखिए मैं इसमें बेसिक अंतर बता दे रहा हूँ, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास और हमें फार्मूला यूनिट मास में अंतर बताना है कि क्या अंतर होता है फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में। देखिए क्या अंतर होता है, मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ अंतर। देखिए इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास में ये एटॉमिक मास का सम होता है, एटॉमिक मास का सम होता है, और ये भी एटॉमिक मास का सम होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, एटॉमिक मास का इसमें भी सम होता है, एटॉमिक मास का इसमें भी सम होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में ये एटम के देखिए जो मॉलिक्यूल्स में एटम होता है, मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं उनके एटम के सम का, उसके एटम के एटॉमिक मास का सम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास का सम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। वही ये भी एटॉमिक मास होता है, लेकिन ये किसका होता है, यह कंपाउंड के कंपाउंड्स के एटम के एटॉमिक मास के सम को क्या बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ये वाटर है, वाटर H2 होता है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की इसमें अगर 1 यूनिट है, हाइड्रोजन देखिए 2 है ना, एक मान लीजिए एटम्स, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पे 1 है। देखिए इसकी जो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी होती है 1 होती है, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 16, मतलब 2 + 16 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 + आप 16 करेंगे तो 18 यूनिट आपका क्या आ जाएगा, 18 यूनिट आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल्स के, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास को ऐड किए हैं। वही कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में अंतर क्या होता है कि इसमें जो होता है ये आयनिक होती है, आयन्स इसमें होते हैं, आयनिक कंपाउंड होती है, आयनिक कंपाउंड होती है। जो फार्मूला यूनिट मास होता है वो आयोनिक कंपाउंड के, इसमें आयंस होते हैं, इसके एटॉमिक मास के सम को फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं। थोड़ी सी बस बहुत ही बेसिक इसमें डिफरेंस होती है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लिए CaCl2, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 है, और ये क्लोराइड के कितने हैं 2 हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास आप देखेंगे तो 40 होता है, और क्लोरीन के आपके एटॉमिक मास कितने होते हैं 35.5 होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस ये कितना हो गया 40 प्लस आपका 71, मतलब 111 यूनिट आपका इसका क्या हो जाएगा फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा किसका, कैल्शियम क्लोराइड आपका, ये क्या है कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड का। और जब कंपाउंड के एटॉमिक मास को हम मेजर करेंगे तो फार्मूला यूनिट मास होता है, वही मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास को मेजर करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास होता है। ये था इसमें अंतर, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं इसी को हमें बताना है। पीछे वाले क्वेश्चन में जो 1 से 20 तक क्वेश्चन था ना पार्ट 1, मैं उसमें सबको एक एक करके डिस्क्राइब किया था, सबकी डेफिनेशन को। देखो मैं एक जल्दी बता दे रहा हूँ। अगर ये देखिए गलती से ज़्यादा हो गया, देखिए इसको फिर इरेज करते हैं, बहुत बड़ा बन गया। देखिए ये अगर हम बनाएंगे इसमें, देखिए अगर मैं एक छोटा सा, देखिए एक ही में सबको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए ये अगर ये एटम बना दिया ना, तो जो ये एटम है इसके ये जो बाहरी कवर है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर के पार्टिकल को अंदर न आने दे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। झिल्ली को क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो ऊपर ये कवर होती है ना एटम को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन से हम सभी को डिस्क्राइब कर देंगे। साइटोप्लाज्म पूछा है ना, आपसे कुछ भी पूछेगा वो भी बता देंगे। ऊपर का क्या बोलते हैं, इसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। फिर देखिए बीच में जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, सबको डील करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये सबको मॉनिटर करता है कि कौन क्या करेगा, कौन से चीज क्या करेंगे, और सबको गाइड करता है। कौन करता है न्यूक्लियस करता है। फिर आपके इसके अंदर आ जाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन करता है। सेल के अंदर
इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसका काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर इसमें देखिए एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन बनाता है। एनर्जी का बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। देखो प्रोटीन का काम बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। अगर बन गया तो स्टोर कहाँ होगा? तो बनने के बाद स्टोर वाली बॉडी चाहिए ना, उसे हम गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करता है? ये प्रोटीन को ये स्टोर करता है। किसको? ये प्रोटीन को स्टोर करता है और प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम देखता है, एक जगह से दूसरी जगह। राइबोसोम से बन गया तो यहाँ से यहाँ आने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन देखेगा? आपका गोल्जी बॉडी देखेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें वैक्यूल्स भी होता है। वैक्यूल्स क्या काम करते हैं? इसी में पानी स्टोर होता है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? स्टोर वाटर, ये पानी को स्टोर करता है। फिर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और होता है सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन, एक सेल से दूसरे सेल को डिवाइड करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। इसमें एक लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम अगर कोई भी काम अच्छे से ना करे तो ये उसको पनिश करने का काम करता है। मान लो अगर लाइसोसोम है, अगर सेंट्रोसोम सेल डिवाइड अच्छे से नहीं कर रहा है, इसके पास लिक्विड होता है, इस पर गिरा देगा मर जाएगा, तो पनिशमेंट का काम कौन करता है? लाइसोसोम। किसके कहने पे? न्यूक्लियस के कहने पे। हमारा क्वेश्चन देखिए साइटोप्लाज्म था, आप इतना नहीं लिखेंगे, मैं तो आप समझाने को बोलता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते थे? वो ये सब अंदर पार्टिकल्स है ना, इसके क्या पाए जाते हैं? अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, पानी टाइप का। क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, पानी टाइप का पाया जाता है। इसी फ्लूइड को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, सब सूख जाएंगे, मर जाएगा, सेल ही क्या हो जाएगा? सूखा हुआ रहेगा। फ्लूइड कंटेंट क्या होता है? फ्लूइड कंटेंट होता है सेल में, कौन होता है? साइटोप्लाज्म। चलिए मैं इसको फिगर से दिखा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे ये सब इसमें दिया गया, न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब तो काम बता दिया। ये जो लिक्विड टाइप का है ना, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपका होता है, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड होता है सेल में, फ्लूइड जो पानी होता है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है मैक्सिमम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये झिल्ली है ना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। इसके अंदर केमिकल होते हैं जो कि इसको काम करने का, सेल के अदर फंक्शन को काम करने का काम करते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होती है वो होते हैं साइटोप्लाज्म। और ये क्या करता है? देखो मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ, इसका फंक्शन आप लिख देंगे। फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? होता है इट स्टोर। यह स्टोर करता है क्या? इट स्टोर सेवरल वाइटल केमिकल्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं जो कि केमिकल एंड, अब देखिए केमिकल एंड इज द साइट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट फिर मेटाबॉलिक पाथवे काम करने का, जैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन करने का काम ये करता है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ केमिकल की स्पेलिंग गलती हो गई, सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 24 तक तो कर लिए हैं, 25 देखिए। क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है कि द ट्रेन इन विच यू आर सीटिंग, जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वह चलता हुए दिखे जबकि वह रेस्ट में हो। ये देखिए हम लोग देखते हैं ट्रेन में बैठे रहते हैं, लगता है कि वो चल रहा है लेकिन वो रियली में रेस्ट होता है। इसका रीजन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन द ट्रेन, क्या ट्रेन अपीयर्ड एट रेस्ट, क्या रेस्ट में रह सकती है जब वो मूव करे? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या यह पॉसिबल है कि ट्रेन जिस पे हम बैठे हैं वह सीटिंग वो चलता हुआ दिखे जबकि वो रेस्ट में? हाँ, तो ऐसा हम देखते हैं, जैसे वो लगे कि चल रहा है लेकिन हम रेस्ट में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्टिफाई आंसर करना है। तो ऐसा आपका होता है रिलेटिव मोशन के कारण। क्यों होता है? रिलेटिव मोशन के कारण होता है।
जैसे लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है लेकिन वह रेस्ट में रहती है, हम दूसरे ट्रेन से रिलेटिवली हम मोशन कंपेयर करने लगते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन के कारण होता है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे ट्रेन में बैठे हैं ना, फिर देखिए कैन द ट्रेन अपीयर टू बी रेस्ट वाइल मूविंग, क्या ऐसा लगेगा कि ट्रेन तो खड़ी है, लगेगा कि खड़ी है लेकिन वो चल रही है। हाँ, तो ऐसा होता है, क्यों होता है, जब हमारी ट्रेन ऐसे देखिए, अगर ये ट्रेन है ना, अगर ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, आगे ऐसे मूव कर रही है, ये भी ट्रेन अगर मूव कर रही है, अगर दोनों ट्रेन एक साथ मूव करें तो क्या होता है, लगता है कि ये आपका ये वाली चीज रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि ये ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है सेम स्पीड से, जैसे एक विंडो यहाँ खुला है, एक विंडो यहाँ खुला है, ये भी इसको देख रहा है, ये भी इसको देख रहा है, लेकिन जब चेंज होता है रिलेटिव मोशन, इसका चेंज होता है, इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन के कारण ये होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में जब इसका स्पीड चेंज होता है तो पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन जो है वह रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रही है। तो इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन, और इसमें क्या हो जाएगा, एक तो यस हो जाएगा, कैन द ट्रेन अपीयर रेस्ट वाइल मूविंग, हाँ यस, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनर्शिया के कारण भी हमें लगता है कि हम दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि ये अगर मूव कर रही है, अगर ये रेस्ट है तो ये भी रेस्ट हो गया, ऐसी बात नहीं होती है, दोनों मोशन में रहते हैं। अगर एक ही समय पे दोनों चीज हम देखें तो वहां पे लगता है कि रेस्ट है लेकिन वो मोशन में होते हैं। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा, रिलेटिव मोशन और इनर्शिया हो जाएगा। जब हम ट्रेन से देखते हैं दूसरे ट्रेन को तो होता है। ये तो सिंपल था, ये लॉजिक वाले क्वेश्चन थे। देखिए ये क्यों होता है, रिलेटिव मोशन के कारण होता है, ये भी रिलेटिव मोशन और इनर्शिया इसमें रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई पानी है, फ्लूइड मतलब क्या, कोई भी पानी है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको डाल रहे हैं, तो कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पे, दो फोर्स, तो दो फोर्स जो लग रही है, एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। कोई भी चीज आप ऊपर जो कोई भी चीज जमीन की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो पानी नीचे से एक फोर्स लगाता है, उसे हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, या फिर बायोगेंसी फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोगेंसी फोर्स। तो इसमें जो दो फोर्स बता रहा है, जो लग रहा है, एक तो नीचे से, जमीन के नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और पानी जो ऑब्जेक्ट पे लगाती है उसे अपथ्रस्ट फोर्स या बायोगेंसी फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी। सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी देखिए। इसमें सेक्शन सी है, इसमें क्या है, ए मेन वेट, एक आदमी है, उसका वजन है पोल पे 600 न्यूटन। विल हिज वेट रिमेन द सेम व्हेन मेजर्ड एट इक्वेटर, क्या वह इक्वेटर पे मेजर करेगा तो उसका वेट सेम रहेगा। फिर विल देयर विल इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट, इसमें बताना है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे अर्थ बनाया, अर्थ ऐसा ओवल शेप में होता है, पोल पे क्या होती है, पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा, पोल पे क्या होता है, पोल ऊपर है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बीच में इक्वेटर हो गया। पोल पे देखिए, पोल पे क्या होता है, पोल पे ग्रेविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी जो होती है वह कम होती है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी वेट कितनी है, उसकी वेट है 600 न्यूटन। देखो वेट क्या होता है, वेट इजकल टू mg होता है ना, मास इंटू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी ज़्यादा होगी, देखिए वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, ग्रेविटी ज़्यादा तो वेट ज़्यादा, ग्रेविटी कम तो वेट कम। तो ये बोल रहा है विल हिज वेट रिमेन सेम वेन मेजर्ड इन इक्वेटर, क्या वह इक्वेटर पे मेजर करेगा तो उसकी वेट सेम होगी, तो आंसर नो हो जाएगा, सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पोल पे, रीजन लिख देंगे, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा, तो पोल पे उसकी वेट जो है 600 न्यूटन है ना, तो आपका जब इक्वेटर पे आएगा तो 600 न्यूटन से कम हो जाएगा। पूछ रहा है कि विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि उसकी वेट क्या हो जाएगी, उसकी वेट जो है डिक्रीज
हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, विल देयर विल बी इंक्रीज या डिक्रीज इन हर वेट। तो जब वो पोल इक्वेटर पे पूछ रहा है ना, विल हिज वेट रिमेन सेम व्हेन मेजर इट इक्वेटर, पोल पे 600 न्यूटन है, तो जब इक्वेटर पे आएगा तो इसकी वेट क्या हो जाएगी, उसकी वेट डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी वेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा लगती है तो ऊपर 600 न्यूटन है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है तो इसकी वेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पीछे क्वेश्चन हम सॉल्व किया है ना 22 का, और देखिए इसमें रीजन देना है आपको। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रीजन देखिए, ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के पीस, अगर मान लो एक पेपर है, पेपर का पीस टेक्स मच लॉन्गर टू फॉल देन ए स्टोन, और एक पत्थर है, एक पेपर का पीस है और एक पत्थर है, इसको हम सेम डिस्टेंस से अगर गिरा रहे हैं तो पीस ऑफ पेपर क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। अगर हम देखो यहाँ पे छत पर से रूफ से गिरा रहे हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप अपने रूफ पे चले जाएंगे, छत पे चले जाएंगे और एक पेपर के पीस को गिराएंगे ऊपर से और एक पत्थर को गिराएंगे, तो पत्थर वाली चीज़ पहले ही आती है, पेपर जो है बाद में आता है। रीजन पूछ रहा है क्यों, क्योंकि इसका देखो, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया। पेपर का सरफेस एरिया क्या होता है, पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। वही स्टोन का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण ये जल्दी आ जाती है। इसे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा, इसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आती है। नीचे से हवा क्या करती है, इसको अपोज करती है। इसको हवा क्या करती है, एयर क्या करती है, अपोज करती है कि ऊपर ही रहने देती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन एग्जर्ट्स करता है, नीचे से एयर भी अपोज करती है, तो ये लेट में आता है। वही स्टोन इस छोटा शेप होता है तो ये जल्दी आ जाता है। यही इसका मेन डिफरेंस है, सरफेस एरिया के वजह से ये होता है। सरफेस एरिया पेपर में ज़्यादा होता है, इसका सरफेस एरिया कम होता है। आप इसको ऐसे लिख देंगे अपने लैंग्वेज में बना के। नेक्स्ट इसमें देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है द मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, जबकि वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। मास देखिए, अगर हम एक अर्थ बनाएंगे, अर्थ ऐसे शेप है ना, ये इक्वेटर हो गया, ये ऊपर पोल हो गया, ये पोल हो गया, तो है ना, तो चीज़ है कि वेट जो होता है, मास जो होता है सेम होता है, मास होता है सेम होता है, लेकिन वेट जो होता है, पोल पे वेट ज़्यादा हो जाता है, इक्वेटर पे वेट कम होता है। ये क्यों होता है, ये वेट जो है डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों, देखिए क्यों, W इजकल टू होता है, वेट इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। क्या होता है, ग्रेविटी। देखो मास तो हर जगह सेम होती है, लेकिन ग्रेविटी देखिए, यहाँ पोल पे ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा, वही इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। तो इसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से, मास तो सेम होता है, ग्रेविटी कहीं पे ज़्यादा होती है, ग्रेविटी कहीं पे कम होती है। कहाँ ज़्यादा होती है, पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। तो इसलिए वेट क्या हो जाता है, इसलिए जो वेट हो जाता है वह डिफरेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, और ग्रेविटी कभी भी सेम नहीं होता है। पोल पे ज़्यादा हो जाएगा ग्रेविटी, इक्वेटर पे कम हो जाएगा। इसलिए मास हर जगह सेम होता है, लेकिन वेट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें है द वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू है यह चेंज होती रहती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। जब हम अर्थ से अलग जाएंगे, जैसे अर्थ है ना, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, जबकि कैपिटल जी कांस्टेंट होता है पूरी यूनिवर्स में। ऐसा क्यों होता है, देखो जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, मैंने अभी बताया आपको। जैसे अगर अर्थ है तो इक्वेटर पे ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जी की वैल्यू चेंज होती है, क्यों, क्योंकि ये डिसाइड करता है लेटीट्यूड पे कि आप कहाँ पे हैं अर्थ के। आप लेटीट्यूड पे डिसाइड करता है। तो स्पेलिंग सही लिख दे रहे हैं, LATTITUDE। लेटीट्यूड मतलब क्या, यह 0 डिग्री लेटीट्यूड है ना, 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या होती है, जी की वैल्यू कम। वही पोल पे 90 डिग्री होती है, इसका लेटीट्यूड 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, नीचे 90 डिग्री साउथ हो गया, तो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो इक्वेटर पे लेटीट्यूड, ऊपर क्या होता है इसका लेटीट्यूड, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है जी की वैल्यू, ऐसे इसलिए चेंज हो जाता है। वही जो जी है, कैपिटल जी है, इसका नाम ही है यूनिवर्सल, इसका नाम है
यूनिवर्सल, इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसको हम मीजर ही करते हैं अर्थ के रेडियस से लगा के, मून के रेडियस से निकाल के, उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए ये कांस्टेंट होती है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू ही है। CON, देखिए स्पेलिंग गलत है, कांस्टेंट CONSTANT, ये कांस्टेंट वैल्यू ही होती है, इसलिए ये हर जगह सेम होती है। ये यूनिवर्सल, पूरे विश्व में जो पूरी यूनिवर्स है उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम होती है। जी की वैल्यू वही, जी जो है स्मॉल जी है, कैपिटल जी जो कांस्टेंट होता है, स्मॉल जी वेरी करता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क किस में बोला जाएगा? देखो वर्क क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाए और ये डिस्प्लेस होके दूसरी जगह चली गई, इतना डिस्टेंस मूव करके अगर हम फोर्स लगाए और डिस्प्लेस होके दूसरी जगह चली जाए, उसे हम वर्क बोलते हैं। वर्क किसे बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस को। तो देखिए पूछ रहे हैं ना कि क्या कंडीशन होनी चाहिए वर्क होने की, तो पहली कंडीशन कि इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाना चाहिए, दूसरी कंडीशन यह डिस्टेंस डिस्प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्टेंस डिस्प्लेस होना चाहिए। मतलब अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ फोर्स लगाना चाहिए और वो मूव करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पे। किसी मान लो हम मेज पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाए और वो ऑब्जेक्ट मूव किया, डिस्टेंस मूव किया, तभी वर्क डन होगी। पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें बी देखिए क्या है, बी पार्ट आप देखेंगे, इसमें बी पार्ट है, इसमें ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज, एक लगेज उठाया जा रहा है 15 kg का है फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन द हेड 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड, इसे किया जा रहा है। फिर कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, वर्क डन उससे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, मास दिया हुआ है, यूनिट देखिए मास कितना है, मास है इसकी, मास है 15 kg, मास 15 kg है। फिर डिस्टेंस इसमें कितना दे रहा है, डिस्टेंस नीचे से ऊपर 1.5 मीटर उठाया जा रहा है। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है तो मास, उसमें वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा फोर्स इंटू, वर्क डन क्या होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे मास दिया है ना, तो देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और मास इंटू एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेविटी लेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू 10 होगी, तो 15 kg वेट है और इसकी 15 kg मास है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, 150 न्यूटन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फोर्स लिख दीजिए, कितना आ गया 150, और डिस्टेंस कितना लिया जा रहा है 1.5 लिया जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये 0 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका 225 जूल, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का ए है, द फॉलोइंग ट्राइंगल एग्जिबिट इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के जो 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसका ये इंटर कन्वर्जन दिया है। कंप्लीट द ट्राइंगल बाय लेबलिंग द एरो मार्क्ड ABCD। आपको बताना है कि ये कैसा होता है, आपको बताना है कि ए का क्या आंसर होगा, ए का बताना है आंसर, बी का बताना है, सी का बताना है और डी का इसका क्या होगा आंसर। ए पार्ट में देखिए ये क्या है, सॉलिड से जब लिक्विड जाएगा, कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड जाती है, लिक्विड में चेंज होती है, तो उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उस फेज को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फेज बोलना है ना, तो मेल्टिंग आपस बोलिए। फिर देखिए बी, देखिए लिक्विड से गैस, देखिए यहाँ पे अगर आइस को गर्म करेंगे और लिक्विड में आएगा तो मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट हो गया। वही पानी जो है फिर उसको बॉयल कर दिए, वो गैस के गैस के रूप में चला गया ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब पानी वेपर के रूप में फॉर्म हो जाए, गैस के रूप में फॉर्म हो जाए, तो उसे हम गैस इवापोरेशन बोलते हैं। फिर देखिए बी से सी यहाँ पे क्या है, फिर गैस से लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा, गैस से लिक्विड में जाएगा तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब वेपर
पानी में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर देखिए सॉलिड से गैस में जाना और गैस से सॉलिड में जाना, जैसे कपूर है ना, कपूर को गैस में जला दिए, चेंज कर दिए, उसको जलाने के बाद तो उससे कैम्फर को, तो उसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डज द आइस मेल्ट, किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है। तो जो आइस आपका मेल्ट होती है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट x एंड y हुज एटॉमिक नंबर इज 18 एंड 20, और उसका मास क्या है, मास जो है, एटॉमिक मास जो है सेम है। पहले देखिए एटॉमिक नंबर जिसका x है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 18 जो है, 18 एटॉमिक नंबर आपका होता है आर्गन का। किसका होता है, आर्गन का। तो x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा आर्गन। क्यों कि आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है। और देखिए y दिया है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। तो 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 20 एटॉमिक नंबर आपका होता है 18 तो आर्गन का होता है, 20 जो है आपका कैल्शियम का होता है। देखिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया, उनका नाम देना है, फिर बताना है कि रिलेशनशिप बताना है। इसका देखो एटॉमिक नंबर ये है लेकिन एटॉमिक मास दोनों का सेम है। एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 20 है, और एटॉमिक मास सेम है। जब आप लोग पढ़े हैं कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन जब एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन होगा, तो ये दोनों क्या है, आइसोबार है। आइसोबार कौन है, आर्गन है, और आपका कैल्शियम क्या है, आइसोबार है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इसमें बी पार्ट, बी वाले क्वेश्चन को देखिए, विच हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na और Na पॉजिटिव। देखिए इसके सैंपल पे फर्स्ट पार्ट में इसको मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अगर Na दिया और Na पॉजिटिव दिया है, किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर मेरे पास 10 रुपये है और मेरे दोस्त के पास 10 रुपये है। अगर मैं 1 रुपये, देखिए अगर मैं 1 रुपये दे दिया दोस्त को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 रुपये है मेरे पास, अगर मैं 1 रुपये दे दिया अपने दोस्त को तो मेरे पास 10 रुपये हो जाएंगे। इसके पास 10 में 1 चार्ज ऐड हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा रेडी हो जाएगा, मेरा 1 रुपये इसके पास कम होगा। तो देखिए सिंपल इसी से समझिए, जिसके पास नहीं है ना, मतलब ये स्टेबल है, ये +1 है ना, मतलब ये प्लस चार्ज, मतलब ये किसी से लिया हुआ है, लिया है तो रेडी है, ये नेगेटिव में है। तो इसका मतलब क्या, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, Na के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। Na मतलब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। देखो क्यों, रीजन बोल रहा है ना, रीजन लिख देंगे, क्योंकि जो Na+ लिखा हुआ उधर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, यह जो पॉजिटिव चार्ज जो है यह इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट दैट इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, इसीलिए दूसरे से मांगा है। यही इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द आइसोटोप्स यूज टू ट्रीट ग्वाइटर। देखिए मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये ग्वाइटर क्या होता है, जो पर्सन होता है अगर गले में ऐसे बड़ा टाइप का हो जाता है ना, घेंघा बोलते हैं हिंदी में, इस रोग को घेंघा बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। तो आइसोटोप्स बताना है, इससे किससे ट्रीटमेंट होती है, तो ग्वाइटर का किससे ट्रीटमेंट होती है, तो इसमें आइसोटोप्स किसका, आयोडीन की कमी से होता है। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन से ट्रीटमेंट होती है, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन से किसकी ट्रीटमेंट होती है, ग्वाइटर की। और सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कि कैंसर की किससे ट्रीटमेंट होती है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, इसका भी होता है आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। मतलब कोबाल्ट के आइसोटोप्स से किसका ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का, और आयोडीन के आइसोटोप्स का आपका किससे ट्रीटमेंट होता है, ग्वाइटर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन है 4%। देखिए 31 क्वेश्चन है ना, 31 आपको देखिए इसमें, हाँ, 4% ज्वाइंटली लिफ्ट ए 250 kg बॉक्स टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड होल्ड इट। 4 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है 250 किलो का, क्या है 250 kg का बॉक्स है, उसको 1 मीटर, यहाँ मान लो 1 मीटर उठा रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं, 250 मीटर के बॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। इसमें वर्क डन बताना है कितना हो रहा है। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स देखो, फोर्स क्या निकालना है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 1 मीटर दिया है, मास कितना है 250, ग्रेविटी अगर नहीं यहाँ पे दिया है ना, यूज जी इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा इंटू 1, आपका हो जाएगा 250 और 2 जीरो इसमें हो जाएगा, तो मतलब 2500 इसमें जूल क्या हो जाएगा, यही वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन जस्ट होल्डिंग द बॉक्स। इसको होल्ड करने में, पकड़ने में कितना वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पकड़ने में बोल रहा है ना, होल्डिंग बॉक्स को होल्ड करने में कितना वर्क डन हो रहा है, तो 0 होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना, आप तो नीचे से जब ऊपर किए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पकड़ने में क्या हुआ, पकड़ने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। थर्ड इसमें देखिए क्या है, थर्ड आपका है वाई डू द गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट। वो होल्ड करने में, पकड़ने में क्यों टायर हो जा रहा है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पकड़ने में कितना वर्क लग रहा है, तो 0, लेकिन फिर पूछ रहा है कि अगर 0 लग रहा है तो वो थक क्यों जा रहे हैं उसको पकड़ने में, क्योंकि वह नीचे से ऊपर उठाया है ना, तो उसको पकड़ने में उनको क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, अपोजिट और इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स का उस बॉक्स पे, इसलिए उनके हाथों में मस्कुलर एफर्ट लग रहा है। देखिए अगर नीचे से ऊपर यहाँ पे अगर 4 लड़के हैं, 1 2 3 4, अगर बॉक्स को उठाए हुए हैं तो बॉक्स तो नीचे क्या करेगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन बॉक्स जो है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आने में लगेगा, तो ये इतना अपोजिट, ये नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इनके हाथों में कैसा हो रहा है, इनके हाथों से मस्कुलर एफर्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, बॉक्स जो है नीचे ऊपर से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसको अपोज करने के लिए अपने हाथ से ऊपर कर रहे हैं, मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसलिए ये थक जा रहे हैं। सिंपल सी लॉजिक्स वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, क्लासिफाई द मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ रीजन दे प्रेजेंट, आल्सो मेंशन देयर फंक्शन, उनका फंक्शन भी बताना है। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, देखिए प्लांट टिश्यू, देखो मैं थोड़ा सा इसका बता दूं आपको, प्लांट टिश्यू के बारे में अगर बता दूं, प्लांट टिश्यू जो है 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है मेरिस्मेटिक, क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, और दूसरा जो होती है परमानेंट टिश्यू होती है। परमानेंट तो पूछा नहीं यहाँ पे, इसको छोड़िए। मेरिस्मेटिक टिश्यू किसे बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं जिसमें डिवीजन होता है। क्या होता है, जिस प्लांट के जिस टिश्यू में डिवीजन हो, जिसमें डिवीजन होता है उसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। यह जो है यहाँ बोल रहे हैं ना, क्लासिफाई करना है इनके रीजन के हिसाब से और उनका फंक्शन बताना। चलो यहीं पे बता देते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वह 3 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल आपका यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर एक लैटरल होता है, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा, पूरा लिख दीजिएगा। और इंटरकैलरी, इंटरकैलरी फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब देखिए एपिकल में क्या होता है,
जब बस लंबाई बढ़े, जिसमें डिवीजन हो, जब लंबाई बढ़े, बस लेंथ बढ़े, उसे हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का वह पार्ट जिसमें बस लंबाई बढ़े उसे एपिकल बोलेंगे। लेटरल किसे बोलेंगे? जिसमें मोटाई, गिर्थ, गिर्थ मतलब क्या? उसकी ब्रेथ, जिसमें मोटाई बढ़े, जिसमें मोटाई बढ़, जैसे प्लांट है ना, एक पौधा है, पौधा नीचे से ऊपर बढ़ रहा है तो एपिकल हो गया, उसकी मोटाई भी बढ़ रही है तो लेटरल हो गया। और तीसरी इंटर कैलरी, देखिए जो गांठ बनता है ना, गांठ इन द सेंस, जैसे एक यहाँ पे हुआ, फिर नीचे से यहाँ पे नोड हो गया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ये नोड हो गया। तो जो ये नोड होते हैं, जो इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटर नोड होता है, इंटर कैलरी में क्या होता है? इंटर कैलरी में होता है इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ ऑफ, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटर नोड। ये एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो लेंथ इंक्रीज होती है, इंटर नोड, वो क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी बोलते हैं। देखिए सिंपल है, प्लांट टिश्यू कितने हैं? दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक में 3 तरह के होते हैं, इसके बताना है ना कि कहाँ कहाँ पाया जाता है मेरिस्मेटिक और फंक्शन। 3 होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। एपिकल में लेंथ बढ़ती है अगर प्लांट की तो एपिकल हो गया, अगर मोटाई बढ़ेगी तो उसका लेटरल हो गया, और गांठ में इंटरनोड बने तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 फसलों की यील्ड बता रहा है प्लॉट ए और प्लॉट बी में, डेट हैव बीन ट्रीटेड बाय मैन्यूर एंड केमिकल, जिसे मैन्यूर डाला जा रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर डाला जा रहा है। देखिए इसमें जो ए है, जो ये फर्टिलाइजर वाला है ना, फर्टिलाइजर दिखा रहा है कि पहले इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी लेकिन बाद में डिक्रीज हुई, और मैन्यूर वाला पहले इसकी, देखिए इसकी भी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो रही है। फर्टिलाइजर वाला इंक्रीज के बाद डिक्रीज, और ये मैन्यूर वाला ये स्लोली पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है इसका। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है कि वाई डज प्लॉट बी, आपको बताना है यहाँ पे कि जो प्लॉट बी है वह सडन इंक्रीज क्यों दिखा रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो जा रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो जा रहा है। इंक्रीज दिखा रहा है प्लॉट बी और डिक्रीज हो जा रहा है। प्लॉट बी क्या है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्यों बताना है? बताना है कि फर्टिलाइजर क्यों इंक्रीज दिखा रहा है फिर डिक्रीज हो जा रहा है। तो देखो प्लॉट बी आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट के आंसर लिखे यहाँ पे प्लॉट बी। प्लॉट बी किसका था? प्लॉट बी आप अगर फिगर में देखेंगे तो प्लॉट बी था फर्टिलाइजर का। किसका था? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपका बता रहा है कि क्यों इसमें सडन इंक्रीज होता है। तो फर्टिलाइजर के केस में जब आप इसको ऐड करेंगे, जब फर्टिलाइजर को आप अपने ज़मीन में डालेंगे तो फर्टिलाइजर में होती है एनपीके। एनपीके न्यूट्रिएंट्स होती है। क्या होती है? एनपीके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता है, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। ये क्या करता है? सॉइल के फर्टिलिटी को तो इंक्रीज कर देता है, लेकिन देखो ये सॉइल के फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसी वजह से यह बाद में जाके डिक्रीज होता है। ये इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन आपका फास्फोरस, पोटेशियम तो होता है, इसलिए जब इसको डालेंगे तो तुरंत इंक्रीज होगा, लेकिन ये छोटे पीरियड के लिए इंक्रीज करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए बाद में क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड देखिए इसमें, सेकेंड है वाई इज द हाइएस्ट पीक इन प्लॉट ए ग्राफ स्लाइटली डिले। जो हाईएस्ट पीक है ये क्यों डिले हो रहा है? मैन्यूर जो है ये क्यों डिले हो रहा है? आपको देखें जो मैन्यूर हम लगाते हैं वो क्यों, जैसे इसमें पहले धीरे से प्रोडक्शन, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन होगा, फिर बाद में जाके ऐसे इंक्रीज हो रहा है मैन्यूर में। ऐसे क्यों? तो ऐसे इसलिए कि मैन्यूर जो होता है, मैन्यूर क्या होता है? जैसे गाय का गोबर हो गया, घर का पिल्स हो गया, और आपका वेजिटेबल्स का पिल्स हो गया, यही इससे क्या डिकम्पोज होकर बनते हैं? मैन्यूर। तो मैन्यूर जो है वह न्यूट्रिएंट्स जो है, मैन्यूर जो है न्यूट्रिएंट्स स्लोली देते हैं। क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स स्लोली देते हैं टू द सॉइल। ये जमीन को न्यूट्रिएंट्स स्लोली देते हैं। इसमें बहुत सारे मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, इसमें माइक्रोब्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं?
ये स्लोली स्लोली डिकम्पोज करते हैं, स्लोली जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसे स्लोली स्लोली डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। और ये स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि मैन्यूर में काउ डंक होता है, गाय का गोबर होता है, वेजिटेबल्स पील्स होती है, तो ये आर्टिफिशियली हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें नेचुरली हो रहा है, नेचुरली उसमें माइक्रोब्स आते हैं उसको और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियली नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये नेचुरली है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसमें मैन्यूर की वजह से। बी पार्ट देखिए, इसमें है नेम 2 प्लांट्स डेट कैन बी टर्न्ड इनटू ग्रीन मैन्यूर। आपको 2 प्लांट का नाम बताना है जिसको बोने के बाद अगर उसको जोत देंगे, अगर वो मिट्टी में जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, तो ग्रीन मैन्यूर के रूप में कौन हो जाएगा, तो उसका नाम बताना है। तो एक नाम आपका हो जाएगा, एक नाम है उसका सन हेम्प। देखो SUN, सन हेम्प नाम है एक पौधे का, और दूसरे पौधे का इसको आपको नाम याद करना पड़ेगा। एक पौधे का नाम गुवार है, एक है सन हेम्प और दूसरा है गुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे आप इसको सिंपल करते रहिए। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है, इसकी डिफाइन कर देना। फिर देखिए सेकेंड है इसमें, हु डिस्कवर्ड इज, किसने डिस्कवर्ड किया था सेल को, तो आप बता देंगे, इसमें लिख देंगे रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। फिर इसमें है हाउ कैन दे ऑब्जर्व, उसने कैसे ऑब्जर्व किया था, सिंपल है, उसने माइक्रोस्कोप से मेजर किया था, देखा था सेल को। माइक्रोस्कोप से हम छोटे से छोटे चीज को देख सकते हैं। कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं, जैसे एग है, अंडा भी वो भी सेल है, लेकिन जो सेल है उसने जैसे एक जो है अंडा जो है उसको तो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं माइक्रो जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आइज से आप एक को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका जो सेकेंड पार्ट है जो इसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सिंपल ही था, एक एक लाइन का। इसमें देखिए व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, पूछ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ATP। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें है कि राइट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ATP का आपको फुल फॉर्म लिखना है, तो ATP का फुल फॉर्म क्या होगा, ATP का फुल फॉर्म होता है आपका, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, किसका, ATP का फुल फॉर्म। ATP का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, विच सेल ऑर्गेनेले इज रिलेटेड टू द करेंसी। कौन सी सेल ऑर्गेनेले है वो करेंसी से रिलेटेड होती है। तो आपकी सेल ऑर्गेनेले मैं पीछे भी बताया, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। यहीं पे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख देंगे। क्या हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो देखिए एक क्या हो गया, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे बोलते हैं, ATP को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर कौन सी सेल ऑर्गेनेले इस करेंसी को होल्ड रिलेटेड है इससे, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यहीं पे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 क्वेश्चन देखिए, सेक्शन D चालू हो गया, लास्ट सेक्शन है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइट ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या होता है, जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे नेम दे दीजिए A में, उसका नाम होता है क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। फिर देखिए वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, यह इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे बोलते हैं ना, अगर बच्चा होता है कि इसकी आंख जो है मम्मी पे गई है, इसके नाक पापा पे गया है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है यह कंटेन करता है, इसके अंदर रहता है क्या, इंफॉर्मेशन। इट कंटेन
इंफॉर्मेशन, इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। उसके अंदर कौन सी चीज कैसी होगी? इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मेरा जो, जैसे मेरे अंदर जो क्वालिटी आई वो मेरे माता पिता से आई ना, तो ये किसके अंदर होता है, किससे डिनोट करता है? ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम की वजह से होता है। फिर देखिए इसमें सेकेंड पार्ट है, ड्रा द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस टू शो द गिवन पार्ट। हमें डायग्राम बनाना है, उसमें दिखाना है। एक ऐसे रफली आप न्यूक्लियस बना दीजिए। फिर न्यूक्लियस बनाना है ना, तो न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे अगर ये बीच में क्या होता है, बीच में सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। फिर न्यूक्लियस का इनवेलप और पोर बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे ऐसे एक मान लीजिए ऐसे इनवेलप हो गया, ऐसे खुला हुआ है, तो ये ऊपर जहाँ से ये खुला रहेगा इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस इनवेलप। आप बुक में इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे 3D इमेज नहीं दिख पा रही है। न्यूक्लियस इनवेलप होगा, ये न्यूक्लियस इनवेलप होगा। फिर और इसके ऊपर पोर्स क्या होते हैं? जो डॉट टाइप जहाँ से छेद होता है ना, जहाँ से ऊपर से नीचे सब्सटेंस आ सके, तो वो क्या होता है? ये न्यूक्लियस पोर होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर होता है। यही इसमें पूछा था, न्यूक्लियर पोर होता है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन इसका देखिए सेकेंड पार्ट है एनालिसिस। आपका देखिए सेकेंड पार्ट है इसमें कि एनालिसिस द रीजन बिहाइंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है इसका रीजन देना है। फर्स्ट है इसमें ए का, देखो फर्स्ट है एपिडर्मिस इज द थिकर इन। एपिडर्मिस मतलब क्या? जैसे हमारे हाथ में एपिडर्मिस लेयर होती है ना, हाथ की स्किन, वैसे ही डिजर्ट जो प्लांट होते हैं उसकी ऊपर की जो लेयर होती है वह सिंगल लेयर होती है और वह मोटी होती है। क्यों होती है ऐसे? देखो डिजर्ट में जो मरुस्थल रीजन होता है, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा होती है, बारिश नहीं होती है, हर जगह रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो डिजर्ट प्लांट में थिकर क्यों होता है? थिकर इसलिए होता है कि वह वाटर के लॉस को, पानी के लॉस को, वाटर के लॉस को प्लांट जो है वाटर के लॉस को क्या कर सकें? प्रिवेंट कर सकें। आप जानते हैं ना ट्रीज की लिप्स भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से पानी लॉस, वाटर लॉस करती हैं, लूज करती हैं। तो ये पानी जो है लूज ना करे ट्री, इसलिए डिजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मस ऊपर की जो लेयर होती है, जो स्किन होती है, मोटी होती है कि वाटर लॉस बहुत कम हो। सेकेंड पार्ट देखिए इसमें प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर। जो ऊपर की लेयर होती है सरफेस ऑफ प्लांट का ना, वो चिपचिपा टाइप का दिखता है। क्यों? वो भी सेम कंडीशन कि यह बिकॉज वैक्सी लेयर इट प्रिवेंट अगेंस्ट वाटर लॉस, वाटर लूज। जो वाटर लूज होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। और इसको दूसरी चीज मैकेनिकल जैसे कुछ भी इंजरी हो गई, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे सर पे बाल नहीं होता है, तो बाल जो है, जो हेयर जो है हमारी मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना, वैसे ही जो वैक्सी लेयर होती है वो मैकेनिकल इंजरी को सपोर्ट करता है डिजर्ट के प्लांट को। सेकेंड इसमें देखिए क्या है, इसमें सेकेंड है बी वाला देखिए, डिस्कस द सेल अरेंजमेंट विच सपोर्ट द फैक्ट दैट एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव सेल। आपको बताना है कि सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए बताना है सेल कैसे होते हैं, तो लिखेंगे सेल कैसे होते हैं। सेल और इलोंगेटेड, ये बड़े होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। फिर फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड मतलब चौड़े होते हैं उसके डिजर्ट वाले। क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर इसमें नो इंटर सेलुलर स्पेस होता है। फिर नो इंटर सेलुलर स्पेस एंड इट फॉर्म ए
कंटिन्यूअस, इट फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, इसलिए ये होते हैं। सेल की उसमें अरेंजमेंट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 का फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन को आप इसको डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा, मैं सिंपल इसको बता दिया हूँ कि क्या है, क्या इसमें मेन है। 36 का फर्स्ट देखिए, 36 का फर्स्ट है ये, राइट द केमिकल सिंबल ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट का आपको केमिकल सिंबल बताना है, विच आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम। देखिए ए है, ए में जो पहले लेटर से देखिए, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या केमिकल नेम के ही लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे सी से कार्बन, सी हो गया, एन से नाइट्रोजन, एन हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ हो गया। तो जिससे ये पहला लेटर स्टार्ट हो उसी का नाम बताना है एलिमेंट का। इसमें कोई भी दो से दे सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिर भी देखिए, नेम हुज नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ लैटिन, मतलब नाम कुछ और है लेकिन उसका नाम कुछ और है। देखिए कैसे, सोडियम है ना, सोडियम ऐसे बोलते हैं तो एसओ नहीं बोलते हैं, सोडियम का नाम केमिकल सिंबल Na लैटिन से लिया गया है। आपका पोटेशियम जो है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का क्या होता है, के होता है। फिर ऐसे ही आयरन का क्या होता है, आयरन जो है, आयरन का Fe होता है। इसमें देखिए जो नाम वही सिंबल, ये बताना है, जो नाम वह सिंबल नहीं तो ये बताना है। सेकेंड पार्ट देखिए इसमें क्या है, सेकेंड इसमें क्वेश्चन है डिफाइंड वैलेंसी, आपको वैलेंसी को बताना है। देखिए वैलेंसी में आपको समझा दूं, वैलेंसी क्या होती है। अगर मान लीजिए आपका ये, जैसे मान लीजिए ये सोडियम एलिमेंट है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन क्या होती है 11 281 हुआ। मतलब देखिए अगर मैं एक एटम बनाया, इसके आउटर मोस्ट पे 2 हुआ, फिर एक और के से लोगे एलसीएम, इस पे 8 बनाइए, 2 2 4, फिर 2 6 2 8, ये 8 हो गए। फिर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 बना दीजिए। तो देखिए वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेल। देखिए अगर यह इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाए, आपने ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए कि ये फुलफिल हो जाए, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। अगर यहाँ पे कोई अगर दूसरा और है एटम है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के पास चले जाएंगे ताकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। यहाँ पे देखिए अगर ये एक छोड़ के चला जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, 2 8 स्टेबल हो गया, लेकिन ये एक है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द ऑर्बिट, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है, जो वह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेल होता है वो दूसरे में चले जाए, अपने को उस एटम को स्टेबल करने के लिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग कैटायन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, वैलेंसी के हिसाब से बताना है। देखिए Ca++ है, फिर ये Cu++ है, फिर ये NH4, ये देखिए साइन है ना, मतलब एक एक ये लिए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया, ये अल्मोनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है। देखिए इसमें बताना है कि इसका क्लासिफाई द फॉलोइंग कैटायन, इसको नाम देना है। Ca डबल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसे हम डाई वैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई वैलेंट। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो कि इसको स्टेबल करने में इसके हेल्प करेंगे। Cu++ क्या हो जाएगा, Cu++ भी ये डाई वैलेंट है। डाई मतलब क्या, 2 हो गए। NH4+ क्या हो जाएगा, NH4+ आपका मोनोवैलेंट हो जाएगा। मोनोवैलेंट मतलब क्या, कि इसके पास 1 है, ये क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट। Al3+ क्या है, Al3+ यहाँ पे 3 है ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई वैलेंट हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये ट्राई वैलेंट है, मोनोवैलेंट है और डाई वैलेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनर्शिया बताना है ना, मैं आपको डेफिनेशन बस समझा दे रहा हूँ, आप लिख देना। इनर्शिया के किसे बोलते हैं, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगी, अगर कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। मतलब फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न
लगाया जाए उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया के टाइप पूछ रहे हैं ना, इनर्शिया दो तरह के होते हैं। एक हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर आप बस में बैठे हुए हैं, एक बस में ऐसे बैठे हुए हैं चेयर पे, अगर बस रेस्ट है और अचानक चलना चालू हुई तो आप क्या होता है, आपकी पोजीशन क्या होती है? पीछे की तरफ मूव करती है। तो ये क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर आप बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, अचानक अगर ब्रेक लगी तो आप उसके स्पीड के हिसाब से आगे आ जाते हैं, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया। दोनों में बोल रहा है ना, दोनों का एग्जांपल बताना है, आप इसको डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख देना। इनर्शिया किसे बोलते हैं? इनर्शिया दो तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन, और दोनों को एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल आप और भी इसमें दूसरा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आर पार्ट है 37 का आर, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिव स्टेटमेंट फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देनी है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय इट। या फिर आप बोल सकते हैं ये की हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। देखिए मैं स्टेटमेंट ही लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ये इसकी स्टेटमेंट होती है। अब देखिए इसी से हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाना है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसे बोलते हैं? मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब क्या? एम भी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पी फाइनल, एम इनिशियल क्या हो जाएगा? एम यू। यही रेट हो गया ना, रेट मतलब फाइनल माइनस चेंज, और रेट जब आ जाता है मोमेंटम का रेट मतलब टी से डिवाइड कर देंगे। मोमेंटम मतलब एम भी, अच्छे से कर देते हैं। देखो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल आपका मोमेंटम हो जाएगा एम भी हो जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल आपका मोमेंटम हो जाएगा एम यू मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम। देखो क्या होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, और रेट मतलब टी से डिवाइड कर दो। ई जो मतलब क्या होता है? इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फोर्स के। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम कॉमन कर लेंगे तो भी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन होता है भी माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अगर फोर्स कांस्टेंट हटाएंगे तो के इंटू एम ए। अगर आप देखिए यहां पे फिर कर दे रहा हूं, अगर ये क्या आया? फोर्स इजकल टू क्या आया? के इंटू एम ए। अगर के की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो फोर्स इजकल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। यही जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, और उसी मोमेंटम से फाइनल एक मोमेंटम लिया एम बी, इनिशियल में मोमेंटम लिया एम यू, और उसको चेंज कर दिया। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, टी से डिवाइड कर दो, और स्टेटमेंट के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए एक न्यूमेरिकल है, मैं तो सभी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन जो इसका न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कीजिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बोल सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ये था सैंपल साइंस का जो आपका ओसवाल है, ओसवाल का फर्स्ट सैंपल पेपर फर्स्ट का ये पार्ट बी था ना, सैंपल पेपर फर्स्ट का पार्ट बी के मतलब फर्स्ट सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलेंगे हम आपसे ओसवाल के सेकेंड सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए
कीप स्माइलिंग। हैव ए नाइस